हेलो फ्रेंड, मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पर बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडी उसकी पीवाईक्यूज़ करवाने जा रही हूँ। ये पीवाईक्यूज़ सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, एमपीटेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताना ना भूलें। तो चलिए हम आज अपना एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन्होंने बोला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1 and 2. The most appropriate reason for this is अब अभी क्या करना है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बेस्ट वन को चूज़ करना है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पर्यावरण धन केवल कक्षा 3 से आगे कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। EVS only for class 3rd onwards. Learner is in class 1 and 2 cannot read and write. To provide contextual learning environment or to reduce the load of curriculum. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है कि एनसीएफ ने फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए एनवायरमेंटल स्टडी के लिए उन्होंने कोई पाठ्य पुस्तक या कोई करिकुलम क्यों नहीं बनाया है। तो रीज़न आपको दे रखे हैं कि थर्ड क्लास का की एनवायरमेंटल स्टडी केवल कक्षा 3 से आगे के लिए है। तो देखो केवल वर्ड ऐसा तो नहीं होता, हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि पेड़ पौधों को ये करो वो करो, तो ऐसा तो नहीं है। सेकंड क्या बोला इन्होंने कि 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये तो कोई बात नहीं है। थर्ड इन्होंने बोला हम उन्हें मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं। हाँ ये हो सकता है। फोर्थ वन कि हम उनके करिकुलम का जो लोड है ना बच्चों पे से कम करें, तो ये भी नहीं है। थर्ड वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि क्यों ना हम बच्चों को वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं जिसमें वो ईजिली उस चीज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विधियां पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अ टीचर हैज़ टू टीच अबाउट कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड इन आवर कंट्री और टू क्लास 4th स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टीच द टॉपिक। हमारे देश में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड्स होते हैं, तो अभी टीचर को क्या करना है कि उन्हीं फूड्स मतलब कितने कितने डिफरेंसेस हैं फूड्स में वो पढ़ाना है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? अपने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया और उसके बाद उन पर डिस्कशन करना। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। गिव अ प्रोजेक्ट मतलब बच्चे को एक प्रोजेक्ट देना कि वेरियस स्टेट के जो बच्चे हैं कि कौन कौन सा खाना आप लोगों के घर में बनता है। आज स्टूडेंट व्हाट दे हैव ईटन फॉलोड बाय अ डिस्कशन करना इस पे। आज स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फूड टेकन इन दियर फैमिली, उनकी फैमिली में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। या फिर फ्लैश कार्ड्स मतलब बच्चों को शो करना। तो बेस्ट वन होगा फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है अपने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट फूड के लिए बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देना। देखो प्रोजेक्ट देंगे और बच्चे क्यूरियस होंगे ना कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब उस स्टेट में क्या खाना खाया जाता है, उस स्टेट में क्या, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सबसे बेस्ट वन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल इन्हें छोड़कर। मीन्स हमें कौन कौन सी जर्नल अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए प्राइमरी क्लास में बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हुए? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन,
स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लोकल टू ग्लोबल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए, मूर्त से अमूर्त मतलब हम बच्चों को कुछ शो करेंगे, देन हम उनको बोलेंगे कि आप इमेजिन करो। सरल से कठिन, ऑब्वियस है, छोटी क्लास में तो इजी ही पढ़ाएंगे ना, उसके बाद ही तो हम आके टफ पे जाएंगे। स्थानीय से वैश्विक, लोकल से ग्लोबल पे, पहले तो लोकल पढ़ाएंगे देन ग्लोबल पे जाएंगे, राइट। पहले ही उनको इमेजिन नहीं करवाएंगे और उसके बाद में शो नहीं करेंगे, है ना। तो कौन सा मेथड बेस्ट नहीं होगा? ओनली डी। तो केवल डी किस में है? फर्स्ट वाले में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? माहिका, अ टीचर ऑफ क्लास 5th, wants her student to observe the plant in the surrounding for meaningful learning. What should she encourage children to do? समझाना कि पौधे हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के नाम उनको बोलना कि लिखो, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध, उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। समझाना कि पौधे भी क्या है? लिविंग बीइंग है। Appreciating that plants are useful for us. Writing the name of maximum number of plant. Observing the difference in their heights, leaves की smells, place of growing. Understanding that plants are living beings. देखो, अगर हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करें, समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हाँ ये सही है, बट नॉट द बेस्ट वन। सेकंड, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ये तो कुछ नहीं है। राइटिंग, इतना कितना कितने पौधे होते हैं, हम कितना उन्हें लिखवाएंगे। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, हाँ अगर हम उनके डिफरेंस के बेस पे कि इसकी लीफ ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है, इसकी स्मेल ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है, इसको ऐसी कंडीशन की जरूरत होती है, इसको ऐसी। तो थर्ड वन है ये, समझाना कि पौधे लिविंग बींग्स होते हैं। हाँ समझा देंगे, बट बेस्ट वन कौन सा है? थर्ड वन। इससे क्या होगा, बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंसेस में ज़्यादा लर्न कर पाएंगे कि नहीं उस वाले प्लांट का ये सीन है, उस वाले प्लांट की लीफ ऐसी है, उसकी स्मेल ऐसी है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतक उपयुक्त है? Which of the following should not be an appropriate indicator for assessment in EVS at primary level? देखिए, कौन सा संकेतक उपयुक्त है? क्वेश्चन सॉरी नहीं है। क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चनिंग करना तो है, बच्चे हमसे जितना पूछेंगे, जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उतना बेस्ट होगा। न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, कोऑपरेशन भी ज़रूरी होता है। स्मरण करना, रिमेंबर करना, याद करना किसी चीज़ को, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। याद करना और स्मरण करना अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सॉरी, बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा? सेकेंड वन। बच्चों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है न्याय और समानता के प्रति, तो सेकेंड वन इज द बेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपके प्रधानाचार्य आपको बोलते हैं कक्षा 5 के बच्चों को एक एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर जाओ। ठीक है, अब ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए आप कौन कौन सी प्लानिंग करोगे? क्वेश्चन है ये। जहाँ जाना हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और स्टूडेंट्स को बोलना कि भाई पढ़ो। उनके एन्जॉयमेंट के लिए खाना लेके जाना और गेम्स वगैरह, हाँ ये हम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मतलब पूरे अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें और शांतिपूर्वक मीन साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करें। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट और उस स्थान के बारे में तैयार करना। व प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। देखिए, प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी सीट अबाउट द प्लेस टू बी विजिटेड एंड शेयरिंग द सेम विद द स्टूडेंट बिफोर द विजिट फॉर द ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। देखो क्या होगा, हम किसी भी जगह पे जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं ना वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा पाएगा, वैसे ही हम कपड़े रखते हैं। वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, वैसे ही हम चीज़ों को अपने पास से कलेक्ट करके जाते हैं। तो पहले ही ऐसा कुछ करना और बच्चों को बता देना कि वहाँ पे ये चीज़ अवेल है, ये नहीं है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना। तो अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एनवायरमेंटल स्टडी की जो बुक्स होती हैं उसमें पोयम और स्टोरीज को यूज़ किया जाता है।
पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य मतलब क्यों यूज़ की जाती हैं ये, क्या आप बता सकते हो? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए, उनकी लैंग्वेज स्किल को इंक्रीज करने के लिए, या कक्षा की विविधता की पूर्ति करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द बेस्ट वन। बच्चों को देखो समटाइम्स क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग उनको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। क्यों करवानी पड़ती है? उसी से वो बेटर लर्न कर पाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि क्यों ना हम स्टोरीज और पोएम की हेल्प लें। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका को जलाभाव के विषय में अपने कक्षा के 4 बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? How would a primary teacher effectively access her students of class 4 on the topic of scarcity of water? Means पानी कम है, पानी का अभाव है, तो किस तरह से वो इस चीज़ को जांचेंगी, ऑब्जर्व करेंगी? उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो देखिए बेस्ट वन कौन सा होगा? सेकंड वन इज द बेस्ट। क्या होगा, हम बच्चों से पूछेंगे कि आज आपने कहाँ पानी वेस्ट किया, आज आपने कहाँ पानी सेव किया। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे बच्चे हमें बताएंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा उनको आकलन करने के लिए। 9th वन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो मैपिंग होता है ना वो सिखाने के लिए शिक्षक कौन सा बेस्ट वन स्किल को यूज़ करेगी? गणनाएं और अनुमान, कैलकुलेशन या एस्टिमेशन लगाएंगी, माप के अनुसार चित्रण करेंगी, मीन्स उनकी ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल देखेंगी, सापेक्ष स्थिति या दिशाबोध की जानकारी देखेंगी, या फिर नीट एंड क्लीन ड्राइंग देखेंगी? तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी थर्ड वन इज द बेस्ट वन। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी देखेंगी कि उन्होंने कितना मीन्स मतलब उन्होंने कितना उनको नॉलेज है अबाउट द डायरेक्शंस, उस चीज़ को देखा जाएगा। 5th वन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में आया है। इसके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एक प्लांट के बारे में बात हो रही है कि इसकी लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं और इसके सीड्स का हम ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस हैं कोकोनट, कैबेज, मस्टर्ड, स्पिनच। तो बेस्ट वन तो क्या है इसमें कि जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सरसों, मस्टर्ड। आपने देखा होगा जब पौधा छोटा होता है हम सरसों का साग बनाते हैं ना, जो पंजाब में काफ़ी फेमस है। ठीक है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो येलो कलर के फ्लावर आते हैं, उन फ्लावर से हम ऑयल निकालते हैं। 9th वन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर में होने वाला या मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ डिसीज कॉज सेपरेट बाय मॉस्किटोज? योर ऑप्शंस आर हेजा डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया हेजा म्यादी बुखार, चिकनगुनिया मलेरिया म्यादी बुखार। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, चिकनगुनिया आपने सुना होगा मच्छर के काटने से होता है, डेंगू आपने सुना था ना एक वाइट कलर का मच्छर होता है, एंड मलेरिया इज ऑल्सो बाय द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट वन, यदि किसी मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यदि इससे मानचित्र पर किसी दो शहरों की बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर आंकी जाए तो इन दोनों राज्यों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? ऑन अ स्टेट मैप at its one corner it is mentioned scale 1 centimeter equal to 110 meters. If on the map the measured distance between any two cities is 9.7 centimeter, the actual distance between the two cities is approximately, आपके ऑप्शंस हैं 2.01 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 10 एंड 1.067 किलोमीटर। देखिए राज्य के मानचित्र का जो स्केल हमें दिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू था 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी दी है, 9 सेंटीमीटर तो शहरों की वास्तविक दूरी है ही। ठीक है, तो 110 इंटू 9.7, तो योर आंसर इज 1.067 किलोमीटर। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए।
यह एल्यूमीनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज से बनी एल्यूमीनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की, कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। आपको राइट स्टेटमेंट को चूज आउट करना है अबाउट द ब्रॉन्ज। इट इज एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. इट इज मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन इन furnace. Tribal people have been using bronze since thousands of years. The objects made of bronze are lighter but much stronger than those made of aluminium. So your right statement आपको ऑप्शंस दिए हैं बी और सी, ए बी सी, बी सी डी, ए डी। तो देखो इसमें सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, और हाँ जो ट्रिबल पीपल थे वो काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रहे हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? Which of the following is our tools and techniques of assessment in EVS at primary level? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण मीन्स कॉन्सेप्ट मैपिंग, जर्नल राइटिंग, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। हम प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को देकर हम देख सकते हैं उनकी असेसमेंट, क्षेत्र भ्रमण से भी, जर्नल लिखन से भी और विचार मानचित्रण चित्रण से भी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति का दिशा का ध्यान केंद्रित करें। अध्यापक द्वारा शाम पट पर मानचित्र बनाना तथा साथियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो देखिए हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा क्रिएटिव बने, राइट। हम अपने ही बच्चे से पूछते हैं ना, अच्छा ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, अच्छा ऐसा होता तो कैसा होता। तो देखिए हम उन्हीं बच्चों का, मेरे हिसाब से थर्ड वन इज़ द बेस्ट वन, एंड अकॉर्डिंग ये बेस्ट ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें बच्चा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है, वो बता पा रहा है, वो अपनी इमेजिनेशन दिखा रहा है कि हाँ ऐसा है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज के लिए हम लोगों का। अगर आप हम लोगों के चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और ये हमारा प्रगति पथ 247, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इससे हमसे ज्वाइन हो सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।